Hello student, last video we start a new lesson chapter number 9 Industrial Revolution. We also understand the meaning and the background of the Industrial Revolution. Today we discuss about why Britain in Industrial Revolution started in Britain. So what are the cause of the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ब्रिटेन। आज हम जो यह पढ़ेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से ही क्यों हुई थी। इसके बारे में जो हमने थोड़ा सा डिस्कस लास्ट वीडियो में किया था कि जैसे जो इंग्लैंड था वो इंग्लैंड, वेल्स और जो स्कॉटलैंड था वो एक ही यूनिट थी और वहाँ पर एक ही मॉनेटरी के अंडर वहाँ पे रूल्स था, जिससे वहाँ का जो लॉ है वो भी कॉमन थे और एक सिंगल करेंसी वहाँ पे चलती थी और जो मार्केट है वो भी एक जैसा ही था। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के कंट्रोल में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट इजीली कंट्रोलेबल था, इसलिए जो इंग्लैंड है वहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बिगनिंग हमें देखने को मिलती है। टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, टाउन्स फॉर द 18th century many towns in Europe were growing in area of the population। अगर हम देखते हैं तो 18वीं शताब्दी से यूरोप के कई कस्बे क्षेत्रफल और जनसंख्या में बढ़ने लगे। मतलब 18th सेंचुरी में इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलता है। पॉपुलेशन ऑफ मस्ट ऑफ द यूरोप सिटीज़ डबल बिटवीन 1750 एंड 18। अगर हम देखें 1750 से लेकर और 1800 तक आते आते जो इंग्लैंड के जो यूरोपियन जो सिटीज़ थी उनकी पॉपुलेशन डबल हो गई यानी कि दुगनी हो गई। द लार्ज ऑफ दैम वाज लंदन विच सर्व एज द हब ऑफ द कंट्री मार्केट। और उसमें से सबसे बड़ा जो शहर था वो था लंदन, जो देश के बाज़ारों के केंद्र के रूप में सेवा करता था। मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड जो सिटीज़ थी ब्रिटेन में वो थी लंदन, जो सेंटर मार्केट था। अदर जितनी भी कंट्रीज़ थी उनका सेंटर मार्केट के रूप में वो काम करता था। विद द नेक्स्ट लार्ज वंस लोकेट क्लोज टू इट, और जिसके पास सबसे बड़े शहर आपस में उनके पास में बसे हुए थे। तो लंदन हैज़ आल्सो एक्वायर्ड ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। जो लंदन था उसने विश्व में भी वैश्विक महत्व हासिल कर रखा था। मतलब जो लंदन था एक फेमस, वर्ल्ड में एक फेमस जो सिटी के रूप में विख्यात था। फ्रांस फाइनेंस, द बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज फाउंडेड 1694। यानी कि जो अगर हम देखें फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में की गई थी। कोल एंड आयरन और वर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इब्राहिम डार्बी invested the blast furnace in 1709। World's first iron brig was built during this period। अगर हम देखें तो जो कोयला लौह अयस्क है वो महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में काम में आते थे। 1709 में इब्राहिम डर्बी ने ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया। इस अवधि में दुनिया का पहला लोहे का पुल बनाया गया। द फर्स्ट आयरन ब्रिज वाज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि इस काल में पहला जो दुनिया का पहला लोहे का ब्रिज बनाया गया। इब्राहिम डर्बी ने जो लोहे को पिघलाने की जो भट्टी है उसका आविष्कार किया था 1709 में। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बात करें अगर हम कृषि में जो क्रांति थी उसकी। इन द 18th century इंग्लैंड हैज़ बीन थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक चेंज लेटर डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से हुआ था
जिसके बाद जो कृषि क्रांति के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब जो 18वीं शताब्दी थी उसमें इंग्लैंड में एक इकोनॉमिकली जो बहुत अधिक जो आर्थिक रूप से अगर जो देखें हम जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कि कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दिस वाज द प्रोसेस बाय विच bigger landlord has brought up small farm near their own properties and enclosed the village common land। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यह वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जो फार्मर्स थे यानी कि जो बड़े जो किसान जो जमींदार थे, उन्होंने अपनी संपत्ति के पास छोटे खेतों को खरीद लिया। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके आसपास जितने छोटे छोटे खेत थे उनको उन्होंने खरीद लिया और गांव की सामान्य भूमि को घेर लिया। और कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। तो जो लैंड थी वो मोस्टली जो बिगर फार्मर थे उनके पास चली गई, जिसके कारण जो अन्य जो छोटे किसान थे वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थर्ड इज जोग्राफिकल। इन द 7th century वेल्स एंड स्कॉट वार यूनिफाइड, यानी कि जो 17वीं शताब्दी में वेल्स और स्कॉटलैंड एकीकृत थे, मतलब एक ही थे। लंदन वाज द लार्ज सिटी इन वेल एज द सिटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। लंदन सबसे बड़े शहर होने के साथ साथ वैश्विक यानी कि विश्व व्यापार का शहर भी माना जाता था। इसका मतलब विश्व की जो अलग अलग जो देश थे वो लंदन से अपना व्यापार करते थे। इंग्लैंड हैज़ ए नंबर ऑफ कॉलोनाइजिंग इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इंग्लैंड ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपने कई उपनिवेश बनाए हुए थे, जिसमें से भारत भी एक था। दिस हेल्प इन और ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। इनका उपयोग जो उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति में इनसे मदद मिली। जैसे जो भारत है, भारत से जो रॉ मटेरियल है वो इंग्लैंड को भेजा जाता था और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स थी यानी कि जो तैयार जो वस्तुएं थी उनको बेचने के लिए इंडियन मार्केट में भेजा जाता था। तो जो जोग्राफिकल कंडीशंस थी इंग्लैंड की वो भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेवरेबल थी, क्योंकि जो लंदन था वो एक लार्ज सिटी थी और वो ग्लोबल ट्रेड के लिए फेमस था। इसके साथ साथ जो इंग्लैंड थी, इंग्लैंड ने अपने कई जो कॉलोनाइज जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप थे उसमें अपने उपनिवेश बना रखे थे, जो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड होता था। By the 18th century, the center of global trade has shifted from the Mediterranean port of Italy and France to the Atlantic coast of Holland and Britain। 18वीं शताब्दी तक वैश्विक व्यापार का केंद्र इटली और फ्रांस के भूमध्य जो पोर्ट यानी कि बंदरगाह हुआ करते थे, अब उसके स्थान पर जो अटलांटिक जो बंदरगाह हैं जैसे हॉलैंड और ब्रिटेन, वहाँ पर वो शिफ्ट हो गए। यानी कि 18वीं सेंचुरी तक जो ग्लोबल ट्रेड था वो इटली और फ्रांस में लोकेट था, बट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके कारण जो ग्लोबल जो ट्रेड है वो शिफ्ट होके हॉलैंड और ब्रिटेन की ओर हो गया।